इंडिया 360 डिग्री की कवर स्टोरी का एक बार फिर असर देखने को मिला है। पिछले गुरुवार को हमने अपनी कवर स्टोरी में टिकट बुकिंग के दौरान इंश्योरेंस को डिफॉल्ट विकल्प करने का मुद्दा उठाया था और इसके बाद सरकार ने अब आईआरसीटीसी से रेल टिकट की बुकिंग पर इंश्योरेंस का बाय डिफॉल्ट विकल्प लागू कर दिया। यानी इंश्योरेंस के लिए विकल्प चुनने का अब झंझट नहीं होगा। आइए इसी पर पूरी डिटेल्स लेते हैं। जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे हमारे साथ हैं। अमरीश से पूरी खबर जानेंगे। दरअसल हम आपको याद दिला दें, बालासोर हादसा जब हुआ उसके बाद ये बात समझ में आई थी। एक बाकायदा एक रिपोर्ट निकली कि जितने लोग ट्रेन में सफर कर रहे थे उसमें से मात्र 30% ने ही इंश्योरेंस लिया था। आपने रेल में सफर किया है तो आप जानते होंगे कि टिकट पर इंश्योरेंस लेने का एक ऑप्शन होता है, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट नहीं होता है। मतलब आप उसको मिस भी कर सकते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस इंश्योरेंस को लेने के लिए आपको मात्र 35 पैसे देने होते हैं, जिससे कि आप इंश्योर कर सकते हैं अपना और अपना परिवार लाखों रुपए में। ये सुविधा आपको आईआरसीटीसी देता है, लेकिन इस पर किसी भी यात्री की कभी नजर नहीं जाती। वो शायद जरूरत ही नहीं समझते कि उनको इंश्योरेंस की भी, यानी ट्रैवल इंश्योरेंस की, रेल में यात्रा करने के दौरान इंश्योरेंस की भी जरूरत पड़ेगी। हमने जी बिजनेस पर जब जोर शोर से मुद्दा उठाया, खासतौर पर बालासोर हादसे का संज्ञान लेते हुए, तो उसके बाद ये बड़ा अपडेट अब आईआरसीटीसी ने की तरफ से आया है, जिसको आईआरडीआई से अनुमति मिल गई है। अमरीश पांडे हमारे साथ है। अमरीश, जैसा हम लगातार बता रहे हैं कि इंडिया 360 डिग्री की कवर स्टोरी का एक बार फिर से असर देखने को मिला है। जो मुद्दे जी बिजनेस उठाता है, प्रशासन तक वो पहुंचते हैं और उस पर एक्शन भी होता है। इस बार ये जो इंश्योरेंस का मामला है, खासतौर पर टिकट लेते समय, रेल की टिकट लेते समय, क्या है उसको लेकर एक बड़ा अपडेट? लेकिन स्वाति, ये जो इंश्योरेंस है ये अपने आप में सिस्टम के साथ साथ ये मानवीय आधार पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम टिकट बुकिंग करते हैं तो किसी भी टिकट बुक करने वाले यात्री की सबसे पहली कोशिश होती है कि उसके टिकट जो है कंफर्म तरीके से बुक हो जाए, उसका पेमेंट ऑप्शन कहीं ब्लॉक ना हो, कहीं वो हैंग ना हो। क्योंकि जब हम ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हैं उस दौरान अक्सर ये समस्याएं देखी जाती हैं, और ऐसे में जब बाय डिफॉल्ट नो का ऑप्शन होता है तो वो यात्री, वो जो टिकट बुकिंग कर रहा है, वो कहीं भी इस बात को मना नहीं कर पाता है या फिर उस बात को चेक नहीं कर सकता कि बाय डिफॉल्ट नो का ऑप्शन है, और वो नो के ऑप्शन के आगे ही कंटिन्यू करता चला जाता है, और जिस वजह से उसको वंचित रहना पड़ता है जानबूझकर या अनजाने में किसी भी तरीके के टिकट इंश्योरेंस के साथ। ऐसे में आज आईआरसीटीसी ने विशेष परमिशन मांगी थी आईआरडीए के साथ, क्योंकि हमारे देश का जो कानून है वो ये कहता है कि बीमा आग्रह की विषय वस्तु है, बीमा के लिए आपको फोर्स नहीं कर सकते आप। तो ऐसे में विशेष परमिशन देते हुए आईआरडीए ने आईआरसीटीसी को कहा है कि वो इसके लिए यस का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं। हाँ, ये अगर जरूरी होता है तो लोग इसको ऑप्शन के तौर पर नहीं चुनने का भी विकल्प अपने साथ तैयार रख सकते हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट है, एक बड़ी खबर है, एक अच्छी खबर है लोगों के लिहाज से। जी बिजनेस के इस सवाल के बाद इस तरह का एक्शन आईआरसीटीसी और आईआरडीए की तरफ से लिया गया है, तो एक अच्छा एक अपडेट है इस पूरी खबर पर। इस पे दूसरा जो अपडेट है वो ये है कि दुनिया का जो सबसे सस्ता इंश्योरेंस है उसके लिए इंश्योरेंस कंपनियां और आईआरसीटीसी आपस में बात कर रहे हैं, और अगले कुछ दिनों में आईआरसीटीसी के प्लेटफॉर्म पर ही ये सारी अपडेट हो जाएगी। यानी कि नॉमिनी बनाने का, उसके डिटेल्स देने का, उसको कैसे क्लेम करते हैं, ये सारा कुछ आपको आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर ही दिखेगा। जब आप टिकट बुकिंग करेंगे, टिकट बुकिंग करने के बाद जब उसको बंद करते हैं, आपका टिकट बुक हो चुका होता है, उसके बाद अगला जो पेज खुलेगा उसमें ये सारी डिटेल आपको भरनी होगी कि ये इंश्योरेंस पेज है, इसमें कितने यात्री ट्रेवल कर रहे हैं, उन यात्रियों की डिटेल्स भरनी होगी। इसके अलावा इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी या फिर एक्सीडेंट, क्या कौन होगा नॉमिनी, कौन उसका नंबर या डिटेल भरना होगा, और उसके बाद आपका पूरा जो इंश्योरेंस है वो तैयार हो जाएगा। यानी कि आप यात्रा के दौरान पूरी तरीके से इंश्योर्ड रहेंगे। तो ये एक बड़ी अपडेट है यात्रियों के लिहाज से, क्योंकि रोजाना अगर हम देखें तो लगभग 14.5 से 15 लाख लोग ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हैं और ऑनलाइन टिकट बुक करके ही यात्रा करते हैं। अगर हम रेलवे के ही पूरे आंकड़े को देखें तो 80% से ज्यादा टिकटें जो है ऑनलाइन बुक होती हैं। तो ऐसे में ये एक बड़ी अपडेट है। फिलहाल ये सुविधा सिर्फ आईआरसीटीसी ने शुरू की है, लेकिन जल्दी ही इसको अमेजन और फ्लिपकार्ट या बाकी वेबसाइट जिनसे हम टिकट बुक करते हैं वहां भी शुरू हो जाएगी। स्वाति, बिल्कुल। तो आपके सफर का सुरक्षा चक्र बाय डिफॉल्ट यस का ऑप्शन होगा इंश्योरेंस में जब आप रेल यात्रा करते हैं। और इस पर पूरी जानकारी देने के लिए अमरीश पांडे आपका धन्यवाद करेंगे। आइए अब कुछ सब्जियों के दामों पर भी आपको रियलिटी चेक दे दें।
दरअसल टमाटर के बाद अब बैंगन और बीन्स, ये जो सब्जियां हैं, इन्होंने भी सैकड़ा पार कर लिया है। टमाटर की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी से लोग अभी परेशान ही थे कि बाकी सब्जियां जैसे बैंगन, बीन्स, इनकी भी कीमतें आसमान छूने लगी हैं। दिल्ली के आसपास के राज्यों में भारी बारिश के चलते अभी फिलहाल दिल्ली वालों को सब्जी के दाम से कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है और यही वजह है कि हम देख पा रहे हैं कि टमाटर तो पहले लाल था ही, उसके बाद अब बाकी सब्जियों के दाम है वो भी आसमान छू रहे हैं। जो पहाड़ों में बारिश हुई थी उसके कारण सब्जियां, फल, फ्रूट सब महंगे हो गए थे। जो टमाटर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये लगभग 240-250 पर केजी के हिसाब से दिल्ली के मार्केट में बिक रहे थे। अभी जो हालात हैं, जो सरकार ने इसके बीच में इंटरप्शन किया है और सरकार ने अपने सुझाव दिए हैं, उसके बाद अभी भी ये टमाटर जो दिल्ली के मार्केट में लगभग 160-170 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहे हैं। सिर्फ टमाटर ही नहीं, बाकी जो तमाम सब्जियां और फ्रूट्स हैं वो मार्केट में अभी काफ़ी एक्सट्रीम हाई रेट पे बिक रहे हैं। लगभग जो नॉर्मल रेट होते हैं उनसे अगर कंपेयर किया जाए तो ये रेट लगभग 50 से 60% ज़्यादा बताए जा रहे हैं। हमने बात की कुछ फल बेचने वालों से, कुछ वेजिटेबल बेचने वालों से, जो इन्होंने बताया कि जो चीज़ें नॉर्मली 20-30 रुपए की बिक रही थी वो कुछ ही दिनों पहले 300 से 400 रुपए किलो के हिसाब से भी बिक रही थी। अगर आप इस मंडी में देखें जहां पे हम अभी खड़े हैं, यहाँ पे जो बीन्स है वो लगभग 160 से 180 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहे हैं। उसके सिवाय जो सस्ती सब्जियां हुआ करती थी, जिनको माना जाता है कि ये काफ़ी सस्ते रेट में मिल जाते हैं, जिसको बैंगन जैसे मान लिया जाए, तो बैंगन का भी रेट अगर आप देखें तो लगभग 200 रुपए के किलो के हिसाब से मार्केट में बिक रहा है। इसके सिवाय पत्ता गोभी, फूल गोभी या फिर दूसरे जो तमाम सब्जियां हैं वो भी जो नॉर्मल रेट है उनसे लगभग 50 से 60% की ऊपर के रेट पे आज के रेट पे बिक रहे हैं। तो देश भर में एक तरफ सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, वहीं सूखे मसाले भी ग्राहकों की कमर तोड़ रहे हैं। इनके दाम भी आसमान पर पहुंच चुके हैं। मसालों की बढ़ती कीमतों का जायजा लिया है हमारे संवाददाता सौरभ पांडे ने नवी मुंबई के एपीएमसी मार्केट से। जहां एक तरफ देश भर में सब्जियों के दाम आसमान छूते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मसाले की कीमतें जो हैं ग्राहक की कमर तोड़ने में लगे हुए हैं। ऐसे में हम वहाँ पहुंचे हैं नवी मुंबई के मशहूर एपीएमसी मार्केट में और सीधा होलसेलर और जो व्यापारी हैं उनसे जानेंगे कि इनकी बढ़ती कीमतों के पीछे क्या वजह है। ये मौसम की वजह से हुआ है और ज़्यादा कोई उत्पादन नहीं होने की वजह से, डिमांड ज़्यादा होने की वजह से जो पिछला माल पड़ा हुआ है उसी के कारण वही माल के ऊपर ज़्यादा बर्डन आ गया है, इसकी वजह से भाव बढ़ा है। जीरा ऑलरेडी जीरा माल नहीं है और स्टॉक उधर भी नहीं है ज़्यादा, उसकी वजह से बढ़ा हुआ आया है। इधर मांग ज़्यादा है उसका, इसके हिसाब। जीरे के अंदर लगभग 3 गुना भाव बढ़ गया है। जो 300-350 रुपये था और 680 से लेके 800 तक पहुंच गया है। हर हल्दी में अभी बढ़ोतरी हुई है 20-25-30 रुपए की, उसको बढ़ोतरी नहीं बोला जाती हो, तो जैसा सीजन मार जो होता है उसके हिसाब से बढ़ रहा है। 3 महीने में समझो तकरीबन मसाले में तेजी है 300-400 रुपया पर केजी, वो भी एक्सपोर्ट चालू किया है वो हिसाब से। जीरा जनवरी में रेट था 320-340 अच्छा माल, आज वही जीरा 720 क्रॉस कर गया है, 1000 के ऊपर जाएगा, श्योर है। जैसा कि आपने सुना कि मसालों की बढ़ती दाम की वजह से ग्राहक और व्यापारी दोनों ही परेशान हैं। व्यापारियों का कहना है कि मसालों की बढ़ती कीमतों की वजह से ग्राहकों के थाली का स्वाद बिगड़ते हुए नजर आ रहा है, जिससे उन्हें काफी नुकसान पहुंच रहा है। व्यापारियों का मानना है कि आने वाले दिनों में मसालों की कीमतें कम होंगी और ग्राहकों के चेहरे पर फिर से खुशियां नजर आएंगी। एपीएमसी मार्केट से सौरभ पांडे, जी मीडिया। वहीं दाल की कीमतों पर काबू पाने के लिए सरकार एक्शन मोड में है। सरकार ने आज चना दाल बाजार में उतारा है और इसे भारत दाल के नाम से बेचेगी और इसकी कीमत 60 रुपए प्रति किलो होगी। इसमें 30 किलो के पैकेट का दाम 55 रुपए प्रति किलो होगा। सरकार इसे नाफेड, सफल, केंद्रीय भंडार के जरिए बेचेगी। और आइए अब देखते हैं आज की कवर स्टोरीज। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते दायरे और डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार अब डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन
2023 पर एक नया ड्राफ्ट लेकर आई है, जिसमें यह कहा गया है कि एआई कंपनियां पब्लिकली उपलब्ध डेटा का इस्तेमाल अपने चैटबॉट में नहीं कर सकेंगी। उम्मीद जताई जा रही है कि इस मॉनसून सत्र में इस ड्राफ्ट को पास भी कर दिया जाएगा, जिसके बाद ये कानून बन जाएगा। यानी अगर कोई कंपनी अपने एआई में निजी डेटा का इस्तेमाल करेंगी तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। एआई डेटा प्रोटेक्शन बिल के नए ड्राफ्ट में सरकार ने उस पुराने क्लॉज को भी हटा दिया जो लोगों के डेटा को फ्रीली प्रोसेस करने की इजाजत देता था। हाल ही में गूगल ने अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए पब्लिकली उपलब्ध डेटा का इस्तेमाल करने की बात कही थी, जिसके बाद इस ड्राफ्ट को लाना पड़ा है। अगर आप इंटरनेट पर एआई का रिव्यू पढ़ेंगे तो बार बार खतरा शब्द का जिक्र जरूर मिलेगा। जानकारों का यह मानना है कि प्रोग्राम मानव मस्तिष्क को तेजी से कॉपी कर रहा है। एआई आपके सवालों का जवाब दे सकता है, आपके लिए भाषण, कविता, मार्केटिंग कॉप, न्यूज आर्टिकल और निबंध तक लिख सकता है। और इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए एआई इंटरनेट पर मौजूद डेटा का इस्तेमाल करता है। एआई लगातार अपने दायरे को बढ़ाता भी जा रहा है। ऐसे में अमेरिका सहित तमाम बड़े देश एआई को कानून के दायरे में ला रहे हैं ताकि गोपनीय डेटा सुरक्षित रह सके। ऐसे में भारत सरकार ने भी निजी डेटा की सुरक्षा को लेकर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसलिए भारत सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन 2023 पर ये नया ड्राफ्ट लाया है। तो अगर एआई कंपनियां इस बिल के पास होने के बाद पब्लिकली उपलब्ध डेटा को स्क्रैप करती हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जैसा कि अमेरिका में किया जा रहा है। तो वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में एआई के खिलाफ एफटीसी यानी फेडरल ट्रेड कमीशन कार्रवाई कर रही है। एफटीसी को शक है कि ओपन एआई लोगों के निजी डेटा का इस्तेमाल कर रही है और फिलहाल इस पर जांच जारी है। तो कुल मिलाकर कहें तो भारत में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का नया ड्राफ्ट पास होने पर लोगों की निजी जानकारियों के लीक होने का खतरा न के बराबर हो जाएगा। इसलिए इस ड्राफ्ट को लागू करना बेहद जरूरी बताया जा रहा है। क्या फायदा होगा इसका, इस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। परिचय पहले करा देते हैं। हमारे साथ है अंकुश सबरवाल, एआई एक्सपर्ट, और आशुतोष श्रीवास्तव, साइबर लॉ एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। दोनों का ही बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले ये क्लियर करना बेहद जरूरी है कि हम किस डेटा की बात कर रहे हैं। अंकुश, आपसे शुरू करेंगे क्योंकि आप एआई एक्सपर्ट है। आजकल तो एआई का जमाना है और हर कोई एआई की ही बात कर रहा है। जिस डेटा को लेकर अभी चर्चा की जा रही है, सबसे पहले जानना जरूरी है डेटा है क्या। क्या हम अपने पर्सनल डेटा की बात कर रहे हैं जो हमारे ईमेल आईडी या हमारे बाकी जो डिटेल्स काफी सारे पोर्टल्स में दर्ज होती, क्या ये वो डेटा है, या फिर ये वो डेटा है जो सर्वर्स में सेव हो जाता है। जैसे हम कुछ ब्राउज कर रहे हैं, हमारी ब्राउजिंग हिस्ट्री है या हमारा सर्च ट्रेंड क्या है, वो डेटा है। ये जरा पहले क्लियर कीजिए। बिल्कुल, थैंक यू स्वाति फॉर हैविंग मी हियर। डेटा जनरली जब हम डेटा प्रोटेक्शन की बात करते हैं और प्राइवेसी की बात करते हैं तो PII जो शब्द है, पर्सनल आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन, मतलब ऐसा डेटा, ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे पर्सन आइडेंटिफाई होता है। सपोज अगर फोन नंबर है, अगर सिर्फ फोन नंबर है तो वो PII नहीं है, उससे पता नहीं चलता कि किसका फोन नंबर है। कोई भी अगर 10 डिजिट नंबर होगा, किसी ना किसी का तो होगा, राइट। अगर उसके साथ नाम जुड़ जाता है या ईमेल जुड़ जाता है, राइट, जिससे पर्सन आइडेंटिफाई हो जाए, पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, तो उस डेटा की बात हो रही। तो पहले क्या था कि जो बिल में कि अगर पब्लिकली अवेलेबल डेटा है, चाहे वो PII है, तो हम उसको यूज कर सकते थे। तो अब ये है कि अगर वो PII डेटा है, जो पर्सनल डेटा है, और अगर वो पब्लिक डोमेन में भी है, स्टिल जो ओनर है तो उससे परमिशन लेना जरूरी है। जो AI कंपनीज जो डेटा स्क्रैप करती हैं उनके लिए, जो स्क्रैप करके यहाँ जूम किया करते हैं कि चैटबॉट बनाती हैं या बाकी कोई एप्लीकेशन बनाती है, तो उस PII डेटा की बात हो रही है। ओके, तो आप कह रहे हैं पर्सनली आइडेंटिफाइबल जो इंफॉर्मेशन है उसको पहले यूज करने की इजाजत थी, लेकिन अब नए ड्राफ्ट के मुताबिक इसको यूज करने की इजाजत नहीं होगी। इस पर थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन आशुतोष आपसे लेते हैं। आप साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं,
कैसे कंपनीज हमारे जो हम पीआईआई जिसकी हम बात करें, पर्सनल आइडेंटिफाइड जो इंफॉर्मेशन है उसका इस्तेमाल किया जाता था, कहाँ कहाँ पर ये डेटा यूज होता है? आशुतोष ये बताइए, ऐसा कौन सा डेटा है जो हम फीड करें जो कहीं पर जिसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है? इसके बारे में लोगों को क्लैरिटी होना बेहद जरूरी है। देखिए, जैसे कि मेरे जो फ्रेंड हैं उन्होंने भी बड़े अच्छे से बताया, जो आइडेंटिफाइड जो डेटा है उसके बारे में बात हो रही है। और देखिए, जो पब्लिक डोमेन में जो भी डेटा अवेलेबल है, जो लोगों का डेटा है ऑलरेडी, चाहे उनके पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हो या उनके कोई भी अकाउंट से रिलेटेड हो या कोई भी उनका पर्सनल डेटा हो, जो या तो सोशल मीडिया साइट्स पे या कहीं पे अवेलेबल हो, वो जो डेटा है उसको अगर एआई पहले यूज कर पाता था तो उसका ऑब्वियसली अगर वो किसी के हाथ लगता है या वो डेटा लीक होता है या उसका कोई मिसयूज करता है, तो ये इसको रोकने के लिए जो है इसको एआई के दायरे से निकालना जरूरी था और उसको रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंडर लाना जरूरी था। और ये जो बिल बनाया गया है अभी, डीपीडीपी जो बिल जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, और डेटा प्रोटेक्शन पहले इंडिया में नहीं होने की वजह से, लॉज नहीं होने की वजह से ये सारे इश्यूज हो रहे थे, सारे प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे थे, उसको कहीं ना कहीं दूर करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए इसको लाना जरूरी था। और जो एआई जिसको एक तरीके से पूरा खुला छूट था कि वो कोई भी डेटा को वो इस्तेमाल कर सकता है, उस पे भी लगाम लगाना जरूरी था। और इसी के लिए जो है इसमें कानून में जो है प्रोविजन लाया गया कि आप इसका इस्तेमाल जो है पब्लिक डोमेन से आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पब्लिक का एक तरह से प्रॉपर्टी है, ये उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, डेटा है। अगर वो कहीं किसी के हाथ लगता है या बाहर जाता है तो हो सकता है कि उससे काफी नुकसान हो। हमने कितने सारे साइबर क्राइम्स के मामले हमने देखे हैं, जो हमने टाइम टू टाइम जो है रिपोर्ट भी हुआ, आपके चैनल ने भी बहुत सारा दिखाया, कितने सारे एफआईआर्स हुए और कितने सारे इन्वेस्टिगेशंस इसके ऊपर हुए हैं कि किस तरीके से जो है फंड्स का भी ट्रांसफर यहाँ से वहाँ डेटा का यूज करते हुए, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो बैंकिंग डॉक्यूमेंट या फिर किसी भी तरीके का जो ट्रांजैक्शंस होता है उससे रिलेटेड भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, और उन अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स से या इंफॉर्मेशन का जो है गलत इस्तेमाल ना हो, इसलिए कानून में ये प्रोविजन लाया गया है। ओके ओके, एक बात, दो तीन बातें यहाँ पर क्लियर करना बेहद जरूरी है। अंकुश, एक बात बताइए, एक हो गया फाइनेंशियल फ्रॉड, मतलब हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे कि मेरे साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है, मेरी जो बहुत ही निजी जानकारी है, मेरी बैंक डिटेल्स की, बैंक अकाउंट से जुड़ी हुई, वो किसी तरह लीक हुई और वहां पर मेरे साथ फ्रॉड हुआ, ठीक है। दूसरा हो गया मेरी प्रोफाइलिंग करना, मतलब एक एआई है वो मेरी प्रोफाइलिंग कर रहा है, मैंने क्या सर्च किया, मैं क्या खरीदना चाहती हूँ, मेरे इंटरेस्ट क्या है, बेसिकली एक जो हम एनालिटिक्स देखते हैं यूजुअली कि मेरी प्रोफाइलिंग करके मुझे वो सब परोसा जा रहा है जो कि शायद मैंने पहले इंटरेस्ट दिखाया था उसमें, या फिर अचानक से मैंने कुछ खरीदने के लिए इच्छा जाहिर की, मैंने कुछ को सर्च किया और कुछ टाइम के बाद मुझे उसके एड्स आने लगे या फिर मुझे कॉल आने लग गए कि आपको क्या फलाना लोन चाहिए या कुछ भी चाहिए। क्या ये इस पूरे एआई जो हम डेटा प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, क्या ये उसमें आता है अंकुश? इसमें आता है, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो इतना इशू नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी कंपनीज ने उसमें चेक लगा दिया है कि अगर आप देखो कोई भी वेबसाइट में जाओ तो एक प्राइवेसी या कुकी स्टेटमेंट आती है, एक छोटा सा एग्रीमेंट आता है, आप एग्री करते हो, एक्सेप्ट करते हो। तो जनरली जो प्रोफाइलिंग है, जो रीमार्केटिंग के लिए हमारी सर्च हिस्ट्री और सब कुछ जो स्टोर किया जाता है, वो कुकी के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, एक टेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर में ही डाली जाती है। तो वो आता है, उससे उसकी सिर्फ कंसेंट लेनी होती है, एज पर जो बिल है जीडीपीआर में वो ऑलरेडी वो लॉ है, तो जिसमें कुकीज जो स्टोर करने का, आप देखोगे वेबसाइट पूछती है कि हम कुकी स्टोर कर रहे हैं, उसमें कुछ वेबसाइट्स काफी डिटेल में देती हैं, आपका नाम यूज कर रहे हैं, ईमेल आईडी यूज कर रहे हैं, एंड वी आर यूजिंग फॉर सच पर्पस। तो वो कंसेंट ऑलरेडी लोग, वेबसाइट्स, कंपनीज ले रही हैं, तो मुझे नहीं लगता उसमें कुछ चेंज होगा। ऑफ कोर्स दैट्स पार्ट ऑफ द बिल, और वो कंसेंट
बिल में यही है कि कंसेंट लेना है, तो कंपनीज ऑलरेडी कंसेंट ले रही हैं जनरली, तो बिल का पार्ट है, लेकिन उसमें कुछ प्रैक्टिकल चेंज मुझे नहीं लगता होगा। तो मेजर चेंज यही है कि जो एआई कंपनीज या जो सर्च इंजन या क्रेडिट एजेंसीज मुझे एक बात बताइए प्लीज, मैं आपसे इसी से जुड़ा हुआ एक बात जानना चाह रही हूँ कि आपने कहा कि एक कुकी सेटिंग होती है, आप उसको अग्री या नॉन अग्री करते हैं। जितना हमें मालूम है कि आप उसको क्लिक करते हैं कि कुकी सेटिंग्स में यस और नो बेसिकली कंसेंट देते हैं, जिसकी आप बात कर रहे हैं। मानिए हमने कुछ मेरा एक हिस्ट्री है, मैंने क्या क्या सर्च किया, ब्राउजिंग हिस्ट्री है, उसको मैंने डिलीट कर दिया मानिए अपने सर्वर से, तो अपने सिस्टम से, सॉरी, क्या वो पूरे सर्वर से भी डिलीट हो जाता है? मतलब गूगल अपने सर्वर से इसको टोटली डिलीट कर देता है? मतलब मेरे उस आईपी एड्रेस पर बेसिकली उसको वो इन्फॉर्मेशन अब नहीं मिलेगी वंस आई हैव डिलीटेड दैट इन्फॉर्मेशन फॉरएवर, ये सही है? तो आप अभी हम दो चीजों की बात कर रहे हैं, एक जो यूजर प्रोफाइलिंग जो सर्वर साइड में रहती है, तो दूसरी कुकी की। तो अगर आप अपनी कुकीज या अगर आप ब्राउजिंग हिस्ट्री अगर आप डिलीट कर देते हो तो वो डिलीट हो जाती है। तभी आप देखोगे कि उसी कंप्यूटर में आपका इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है, या आप कोई भी दूसरी वेबसाइट खोलते हो देखते हो कि जो जूता आप सर्च कर रहे थे आपको मिल रहा है। लेकिन आप क्रॉस प्लेटफॉर्म भी कई बार अगर आप देखोगे कि आपने वो गूगल में चाहे सर्च किया है, चाहे गूगल में सर्च किया है, वो आपको शायद फेसबुक में भी अगर दिखेगा, तो सर्वर साइड प्रोफाइलिंग भी होती है, राइट? तो वो उस प्रोफाइलिंग की भी हमने कहीं ना कहीं परमिशन दी हुई है। अगर आप पब्लिक ईमेल सर्वर्स यूज करते हैं तो आपने वो परमिशन दी हुई है फॉर देयर पार्टनर्स टू काइंड ऑफ रीच आउट फॉर एनी एडवर्टाइजमेंट एंड ऑफर्स। तो इसमें यूजर को दोनों चीजें देखनी है कि आपके कंप्यूटर में क्या स्टोर हो रहा है और आपके सर्विस प्रोवाइडर क्या स्टोर कर रहा है। तो दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड गुड क्वेश्चन। आई थिंक both things are different and user has to be very very careful giving the consent. ओके आशुतोष, मैं आपके पास ये समझना चाहती हूँ कि एआई को कानून के दायरे में लाना ये कितना आसान है, ये समझना एक्चुअली बहुत जरूरी है। अगर इसको इस कानून के दायरे में लाया जाता है तो कैसा इसका एक पूरा स्वरूप हो सकता है? मतलब एआई पल पल बदलने वाली एक टेक्नोलॉजी है, मतलब आज जो है वो कल कुछ और होगा, मतलब इट्स सो इवॉल्विंग। तो इसको कानून के दायरे में बांधना आपको लगता है कितना आसान है? नहीं, देखिए, इसको तो कानून के तहत लाया गया है। बाकी भी कंट्रीज में जहां डेटा प्रोटेक्शन लॉज हैं, जैसे यूएस में, तो एआई को ऑलरेडी इसके अंडर रखा गया है। अभी इंडिया में ये नया कंसेप्ट पूरा लॉ ही नया बन रहा है, तो इसको जो लाया गया है, तो मुझे लगता है कि ठीक है, ये टाइम टू टाइम इसमें लॉ में भी अमेंडमेंट हो सकता है, डिपेंडिंग कि किस तरीके से कानून का पालन हो रहा है या वो उस पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। और एआई जो है आज की डेट में, उसको जो है डेटा को अगर इस्तेमाल करना है तो एक तो कंसेंट की बात तो हो ही गई, लेकिन अगर उसके बावजूद भी प्राइवेसी अगर किसी का ब्रीच हो रहा है, एआई के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट डेटा का इस्तेमाल हो रहा है, तो ऐसे केसेस में जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी का भी प्रोविजन रखा गया है और डेटा प्रोटेक्शन जो बोर्ड्स हैं उसको भी बनाए गए हैं। अगर वहां पे कंप्लेंट जाता है और इन्वेस्टिगेशन जो है इंस्टीट्यूट होता है, और अगर पाया जाता है कि पर्टिकुलर एआई ने इसका गलत इस्तेमाल किया या कंसेंट प्रॉपर नहीं लिया या उसको मिसयूज किया, तो उसमें हेवी पनिशमेंट है, हेवी फाइन्स हैं उसके अंदर, जो कि उनको इम्पोज किया जा सकता है। और यही मेथड को जो है बाकी कंट्रीज में भी जहां डेटा प्रोटेक्शन लॉज हैं वहां पे भी इसको अप्लाई किया गया है और काफी हद तक सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि एक तरह से एक डेटरेंस बनता है, एक डर क्रिएट करता है एआई के ऊपर भी कि अगर वो इस तरीके से इसका मिसयूज करेंगे तो हो सकता है उनको हेवी फाइन्स तक, जैसे हम जानते हैं 500 करोड़ तक का उसमें प्रोविजन रखा गया है फाइन का, इतना हेवी फाइन्स है। तो इसको कहीं ना कहीं वो कंट्रोल बिल्कुल करेगा मुझे लगता है। और आगे के वक्त में जैसे कि जो बाकी कंट्रीज का जो एक्सपीरियंस है उसी के बेस पे अगर हम कहें तो इस पे काफी कंट्रोल आया है वहां पे भी और यहाँ पे भी आएगा, तो ये एक अच्छा ही पहल है देखा जाए तो। बिल्कुल। अंकुश, आप एक बात बताइए, क्योंकि आप एआई एक्सपर्ट हैं, आप इसके फ्यूचर को समझते हैं। हमें मालूम है कि फ्यूचर इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें चलने वाली हैं, पर ये दो धारी तलवार है। इसके जितने फायदे हैं उसके पॉसिबल शायद डीमेरिट्स भी हो सकते हैं।
आपकी नजर में एआई का गलत ढंग से इस्तेमाल कैसे हो सकता है, ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें अब इस पर लगाम लगाने के लिए कानून लाने की बात की जा रही है। चैलेंजेस क्या हैं? अब बिल्कुल ये तो हमें मानना ही चाहिए, आई थिंक इवन एज ए टेक्नोलॉजिस्ट और एज ए यूजर और लॉ मेकर्स की नई टेक्नोलॉजी है और इसको अच्छे से भी यूज कर सकते हैं और एंड फॉर इवन फॉर अदर मलेशियस नीड्स आल्सो। अच्छा, आपने यही क्वेश्चन पूछा कि कितना कैसे गलत यूज कर सकते हैं। आई थिंक एवरी मोमेंट नाउ हम तो स्लेव हो चुके हैं सोशल मीडिया एप्स के, राइट? अब सोशल मीडिया एप्स कैन टोटली इन्फ्लुएंस योर माइंड, है ना? तो जो इफ यू सी जो आपको रिकमेंडेशंस या सजेशंस मिलती हैं, जो मुझे मिलती हैं, अगर आप देखो कि मुझे एक पर्टिकुलर पैटर्न की सजेशंस मिलती रहेंगी, ये तो प्रोफाइलिंग तो सोशल मीडिया के पास है, राइट? मुझे क्या पसंद है और मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं क्या देखता हूँ, किस तरह की पोस्ट लिखता हूँ, किस तरह की पोस्ट में लाइक करता हूँ, उनको पूरा पता है मेरे बारे में, राइट? एंड इफ बाय एनी मीन्स इफ दे वांट टू चेंज माय बिहेवियर दे कैन। उनको पता है कि मुझे ये चीज पसंद है, रोज मुझे कुछ अलग दिखा के गलत दिखा के नहीं, कुछ अलग दिखा के दे कैन चेंज माय माइंडसेट, है ना? मुझे एक बार लगेगा कि नहीं यार ये तो मेरे इट्स नॉट ऑफ माय इंटरेस्ट, दूसरी बार तीसरी बार अगर मैं उसको बार बार देखूंगा आई माइट टोटली चेंज माय बिहेवियर। और वो ऐप क्यों करेगी? बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, राइट? एड इज वन स्मॉल एस्पेक्ट बट देयर कैन बी अदर रीजंस आल्सो। इसलिए जो भी एआई सिस्टम है या जो भी एआई एप्लीकेशन बनती है उसका पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी है उसको हम यूज कर रहे हैं एंड वी आर यूजिंग इट फॉर एनी पर्पस। द पर्पस इज वेरी वेरी गुड। मुझे लगता है जो गार्ड रेल की बात होती है या सेफ्टी नेट की बात होती है उसमें 4 एस्पेक्ट्स में जो काफी बोलता हूँ। एक ये कि उसका पर्पस क्या है। पर्पस शुड बी वेल एक्सप्लेन्ड नॉट ओनली टू यूजर्स बट टू अथॉरिटीज कि ये बना रहे हो जो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एप्लीकेशन। द सेकंड ऑफ कोर्स द डेटा प्राइवेसी, उसके ऊपर काफी रूल्स हैं, जैसे बताया कि हर कंट्री में है, इंडिया में भी अब ये लॉ बनने आ रहा है। तो तीसरा एक्सप्लेनेबिलिटी कि ये जो एल्गोरिथम्स हैं, जो एआई है जिसमें ये डेटा के ऊपर ये एल्गोरिथम्स काम कर रहे हैं और आउटपुट या प्रेडिक्शन या कुछ सजेशन दे रहे हैं, वो कैसे दे रहे हैं। तो हाउ दिस एल्गोरिथम्स आर वर्किंग, दिस शुड नॉट बी ब्लैक बॉक्स कि ये आउटपुट है ना। सो एक्सप्लेनेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। फोर्थ इज इंक्लूजन। आपने एक्सप्लेनेबिलिटी बताया यहाँ पर एब्सोल्युटली अंकुश, और एक बहुत ही अनएक्सप्लेन करने वाले, मतलब इतना उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। आप में से कई लोगों ने एक्चुअली महसूस किया होगा कि आप घर में बैठकर कुछ डिस्कस कर रहे हैं कि आपको फॉर एग्जांपल कुछ लेना है और अगले मोमेंट आपको शायद मैसेज या एडवर्टाइजमेंट या ऐसा मैसेज दिखाई दे जाएगा। फिर आपको लगेगा यार हमने तो सर्च भी नहीं किया था, हमने सिर्फ डिस्कस किया था इसके बारे में। दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड एक्चुअली। तो द पॉइंट यू सेड दैट एआई इज प्लेइंग विद आवर माइंड, तो ये कितने लेवल तक हमारे माइंड के साथ प्ले कर रहा है ये एक्चुअली अब तक किसी ने शायद एक्सप्लोर ना किया हो। पर डेफिनेटली दोनों साइड है इसके, और इसको कानून के दायरे में लाना बेहद ही जरूरी है, जैसा कि आशुतोष जी ने भी बताया। बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब आपको चंद्रयान 3 की लाइव लोकेशन से जुड़ा अपडेट भी दे देते हैं। लॉन्च को 4 दिन पूरे हो चुके हैं। अब चंद्रयान ने पृथ्वी की दूसरी बार परिक्रमा पूरी कर ली है। अब चंद्रयान 3 पृथ्वी का तीसरा चक्कर लगा रहा है, लेकिन इस बार धरती की कक्षा से चंद्रयान 3 की दूरी बढ़ गई है। अब चंद्रयान धरती की कक्षा में निकटतम करीब 220 किलोमीटर की दूरी पर है और अब वो 42,000 किलोमीटर के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है और इसका परिक्रमा पथ का आकार अब अंडाकार होगा। इस हफ्ते चंद्रयान 3 धरती की कक्षा के 3 और चक्कर लगाएगा और अगले हफ्ते चंद्रमा के लिए अपने सफर का अगला चरण शुरू हो जाएगा। चंद्रयान 3 को 23 अगस्त को चांद पर उतरना है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। Here we have a majestic liftoff of LPM-3M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. चंद्रयान को चंद्रमा पर पहुंचने में करीब 40 दिन लगेंगे।
Chandrayaan 3 has started its journey towards moon. Our dear LVM-3 has already put Chandrayaan 3 craft into the precise orbit around Earth. 170 by 36,500 kilometers was its intended target orbit, and it is precisely there now. And let us wish all the best for the Chandrayaan 3 craft to make its further orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days. So let me wish all the very best to Chandrayaan 3 for its further journey towards moon. इसरो की योजना 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराने की है, और अगर ऐसा होता है तो भारत दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन जाएगा। इसी वजह से पूरी दुनिया की निगाहें भारत के इस मिशन पर हैं। हालांकि चंद्रयान 3 के सामने चुनौतियां भी काफी हैं। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग सटीक और सही होने के लिए कई तरह के सेंसर्स का एक साथ ठीक काम करना जरूरी है। जो लास्ट फेज है, लास्ट में भी 20 मिनट्स 30 मिनट्स या 1 घंटा का फेज है, वही क्रिटिकल है। वहां तक चंद्रयान 2 में था, पूरा सक्सेस ही था। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि हम जानते हैं कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। चंद्रमा के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए चंद्रयान 3 अपने साथ 6 उपकरण लेकर गया है। इनमें रंभा और इल्सा भी शामिल हैं। ये चंद्रमा के वायुमंडल का अध्ययन करेंगे और इसकी खनिज संरचना को समझने के लिए सतह की खुदाई करेंगे। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम पर 4 तरह के साइंटिफिक पेलोड जा रहे हैं। ये चांद पर आने वाले भूकंपों, सतह की थर्मल प्रॉपर्टीज, सतह के करीब प्लाज्मा में बदलाव और चांद और धरती के बीच की सटीक दूरी मापने की कोशिश करेंगे। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक होगी। वहीं चांद पर सफल मिशन से इसरो की साख भी और मजबूत होगी। श्री हरिकोटा से प्रणय उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुंबईकरों के लिए इंफ्रा से जुड़ी एक अच्छी खबर है। लंबे इंतजार के बाद दहिसर भाईंदर लिंक रोड यानी DBLR का काम शुरू होने वाला है। सूत्रों की माने तो अगले महीने तक इसका ठेका दे दिया जाएगा। क्या है इस प्रोजेक्ट की खासियत और इससे कैसे होगा आम लोगों को फायदा, देखिए इस रिपोर्ट में। दहिसर और मीरा भाईंदर मुंबई के वेस्टर्न सबर्बन इलाके का तेजी से बढ़ता हुआ सबर्बन इलाका है। लोकल ट्रेन हो या फिर सड़क का रास्ता, भीड़ और ट्रैफिक से जल्द पीछा नहीं छूटता। लेकिन इसी दिक्कत को दूर करने के लिए अब DBLR यानी दहिसर भाईंदर लिंक रोड प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। इसके लिए ठेकेदार चुनने की प्रक्रिया पिछले साल वापस शुरू हुई थी। उम्मीद है कि अगस्त तक ठेकेदार तय होने के बाद करीब 3,186 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा। अगस्त 2016 में इस प्रोजेक्ट का टेंडर निकला था, लेकिन कई दिक्कतों की वजह से देरी हो गई। माना जा रहा है कि प्रोजेक्ट पूरा होने पर दहिसर मीरा भाईंदर इलाके के लोगों को सहूलियत मिलेगी। और इतना ट्रैफिक है और इतनी पब्लिक रहती है कि मैं बता नहीं सकता। तो ये ब्रिज बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि इस 1-2 महीने के अंदर हमें अच्छे बिडर्स मिल जाएंगे और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। DBLR प्रोजेक्ट दहिसर के कांदरपाड़ा मेट्रो स्टेशन के पास से निकलेगा, जबकि इसका आखिरी छोर भाईंदर वेस्ट के उत्तन रोड पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ग्राउंड तक जाएगा। प्रस्तावित एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट करीब 5 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें से 1.5 किलोमीटर का हिस्सा BMC क्षेत्र में आएगा, जबकि 3.5 किलोमीटर रोड MBMC यानी मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के क्षेत्र में होगा। एलिवेटेड रोड 45 मीटर चौड़ा होगा। इस प्रोजेक्ट को मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी MMRDA की सहायता से BMC द्वारा बनाया जाएगा। इस समय मैं खड़ा हूँ दहिसर के कांदरपाड़ा मेट्रो स्टेशन के पास। यही वो मेट्रो स्टेशन है जहां से शुरू होगी दहिसर और भाईंदर के बीच की लिंक रोड। ये रोड तकरीबन 5 किलोमीटर की होगी और अगर सूत्रों की माने तो इसकी लागत करीब 3,186 करोड़ रुपए है। इस समय मैं भाईंदर के उस छोर पर खड़ा हूं जहां से आप उत्तर मुंबई का वो हिस्सा देख सकते हैं जहां दहिसर और बोरीवली साफ तौर पे जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं वो दिखती है। वहीं मेरे दाहिनी तरफ जो है मीरा रोड का भी हिस्सा दिखता है। मैं जहां पर खड़ा हूं ये वही जगह है जहां से दहिसर मीरा भाईंदर लिंक रोड जो है
एलिवेटेड रोड है वो गुजरने वाली है। मुंबई के वेस्टर्न सब अर्बन इलाके से मुंबई की तरफ आने और जाने वालों के लिए मेट्रो का नेटवर्क भी तैयार हो रहा है, जिससे भीड़ वाली लोकल ट्रेनों पर दबाव कम होगा। जबकि एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट बनने से दहिसर और आसपास के इलाकों में लगने वाले ट्रैफिक जाम से भी राहत मिलेगी। सुबोध मिश्रा, जी मीडिया, मुंबई। शेयर बाजार का अपडेट आपको दें अब। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सेंसेक्स और निफ्टी ने रिकॉर्ड हाई के कीर्तिमान बनाए। आज सेंसेक्स ने 66,656 का रिकॉर्ड स्तर छुआ, तो वहीं निफ्टी ने 19,731 का रिकॉर्ड स्तर टच किया और अंत में निफ्टी 146 अंक चढ़कर 19,710 के ऊपर बंद हुआ। सेंसेक्स 530 अंक चढ़कर 66,600 के करीब बंद होने में कामयाब हुआ। बैंक निफ्टी 630 अंक चढ़कर 45,450 के लेवल पर क्लोज हुआ। सुपर कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी नेट वेब टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुका है। पहले दिन ही आईपीओ पूरा भर गया। इसमें 19 जुलाई तक निवेश किया जा सकता है। इस आईपीओ के एक लॉट में 30 शेयर हैं, यानी रिटेल निवेशकों को कम से कम 15,000 रुपए लगाने होंगे। इस आईपीओ में पैसे लगाएं कि नहीं, सुनिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी की राय। सुपर कंप्यूटर्स बनाने का कारोबार करती है, हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस देती है। बिल्कुल। इसके अलावा दूसरे थोड़े और कारोबार भी क्लाउड सर्विसेज वगैरह में इसमें भी हो जा रहे हैं। लेकिन मेजरली कंपनी की जो पहचान है और इज्जत, क्रेडिबिलिटी है, वो सुपर कंप्यूटर्स की वजह से, और इनके क्लाइंट्स में देश नहीं पूरी दुनिया की बड़ी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। क्या खास बातें हैं? प्रमोटर्स का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग, और सबसे पहले सुपर कंप्यूटर्स बनाने की शुरुआत हिंदुस्तान में इसी कंपनी ने की थी। तो एक वो एक्सपीरियंस है और इनकी समझ है जो इस पूरी टेक्नोलॉजी में और इस बिजनेस में। दूसरी बात, यूनिक बिजनेस मॉडल है। जनरली हर कोई आसानी से घुसता नहीं है और घुसना भी नहीं चाहता, और इस बिजनेस की आगे के लिए भी ग्रोथ संभावनाएं काफ़ी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, वैसे वैसे सुपर कंप्यूटर्स की ज़रूरतें भी और ज़्यादा बढ़ रही, तो आगे भी इसमें कोई डाउट नहीं कि ग्रोथ मजबूत रहेगी इनकी। वैल्यूएशन रीजनेबल है। एंकर बुक भी आप देखिए, तगड़ी एंकर बुक बन के आई है। सारे बड़े फंड्स इस एंकर बुक में दिखेंगे। ये सारे पॉजिटिव्स हैं जिनके लिए आपको इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी दोनों लिहाज से पैसा लगाना चाहिए। लेकिन अप्लाई करें, फिर ईश्वर से प्रार्थना करें कि अलॉटमेंट मिले। बिल्कुल। पतंजलि फूड्स के ओएफएस को मिले दमदार रिस्पांस के बाद जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में स्वामी रामदेव ने कहा, सारे कारोबार को पतंजलि ब्रांड में लाने का प्लान है। देखिए खास बातचीत के कुछ अंश। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो आपके ऑफर फॉर सेल को बहुत ही गजब का रेस्पॉन्स मिला है, चाहे वो बड़े इन्वेस्टर्स हों या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स। 2 गुना बड़े इन्वेस्टर्स ने भरा है, 3 गुना रिटेल ने भरा है। बधाई आपको। जरा अंदाजा दें किस तरह के इन्वेस्टर्स आए हैं आपके ऑफर फॉर सेल में, अगर कोई एक आप इंडिकेशन दे सकें, इशारा कर सकें कि बड़े इन्वेस्टर्स में किसका इंटरेस्ट बना है। देखिए, सबसे बड़े इन्वेस्टर्स तो हमारे GQG है, जो बहुत ही रिनाउंड नाम है और बड़े विजनरी व्यक्ति हैं, मैंने देखा है। जब मैंने इनके फंड्स के साइज सुने तो मुझे आश्चर्य हो रहा था कि 8 ट्रिलियन के फंड्स हैं और वो पतंजलि के साथ अब साझेदारी और भागीदारी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो फिडेलिटी, GQG, फैगेलगर और ऑलस्प्रिंग, कुछ कनेडियन जैसे पेंशन फंड है, माने एक लंबी फहरिस्त है। जनरली उम्मीद करते हैं कि प्रमोटर आएगा बिल्कुल मतलब चमकता दमकता हुआ और सूट वूट पहन के टाई वाई लगा के, तो अब फिर भी आपको देख के पैसा लगाया उन्होंने। देखो, उनके सामने पतंजलि का 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड था। रुचि सोया जो हमने कंपनी एक्वायर की, उसका 50 साल का ट्रैक रिकॉर्ड था। पतंजलि की जो यूएसपी है वो हेल्थ एंड वेलनेस है और उसको हमने प्रोपेगेट किया है 30 साल में। आपको तो पता है किस तरह से पतंजलि बना है और जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पतंजलि के पास है, उसी की वजह से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पूरी दुनिया जुड़ेगी अनिल भाई। जी बिल्कुल स्वामी जी, तो मैं समझ सकता हूँ आपने विदेशी निवेशकों को उन्हीं की भाषा में योग और साथ ही पैसे बनाने के हेल्थ और वेल्थ दोनों के मंत्र देकर आए। आज मैं इतनी सी बात जरूर कह सकता हूँ आपके चैनल पर जी। अब आप, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग हो जाएगी, लेकिन मैं आप पूरी ज्यादा ब्रेकिंग मत करना भाई, बस इतना ही करना कि हम पतंजलि को एज ए अम्ब्रेला ब्रांड
उसके अंदर कितने हम अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को ला सकते हैं, इसके ऊपर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। जल्दी किसी न किसी परिणाम पर पहुंचेंगे और आपके यहाँ आकर के ये ब्रेकिंग न्यूज देंगे। बिल्कुल स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। BMW इंडिया ने मार्केट में X5 फेसलिफ्ट एसयूवी को लॉन्च कर दिया है। पेट्रोल और डीजल इंजन में माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ आने वाली ये एसयूवी 94 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर उतारी गई है। कंपनी ने इसे M स्पोर्ट और X लाइन ट्रिम में पेश किया है। इस नई लॉन्च के चलते जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल ने खास बातचीत की BMW इंडिया के हेड विक्रम पावा से। का जो फेसलिफ्ट है, इट्स अ मेजर फेसलिफ्ट दैट यू आर ब्रिंगिंग इन। पहले तो बताइए क्या-क्या चेंजेस एंड बदलाव किए हैं एंड दैट सेगमेंट किस तरह से ग्रोथ देख रहे हैं वहां पर, किस तरह की डिमांड है, विद दिस न्यू लॉन्च आप कैसे गियर अप कर रहे हैं विद द काइंड ऑफ डिमांड यू आर एंटिसिपेटिंग? आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत बड़ा फेसलिफ्ट है, क्योंकि इसमें एक्सटर्नली काफी चेंजेस किए गए हैं। जो कहते हैं फ्रंट ऑफ द कार है उसमें काफी चेंजेस हैं, डायमेंशंस कार की थोड़ी चेंज की गई हैं और स्पेस है गाड़ी में पहली वाली गाड़ी के अकॉर्डिंगली, और काफी रोड प्रेजेंस बढ़ाई गई है इस गाड़ी की। प्लस फिर जो हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ऑपरेटिंग सिस्टम 8 ये इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, कनेक्टेड ड्राइव इंट्रोड्यूस की गई है, सो लॉट ऑफ टच फीचर्स, जेस्चर फीचर्स और जो कहते हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं इस गाड़ी में है, और लग्जरी फैक्टर को थोड़ा और एनहांस किया गया है। तो इसी के साथ इंडिया 360 डिग्री में आज के लिए बस इतना ही।